16 फरवरी के दिन बिहार बोर्ड से मैट्रिक की परीक्षा सामाजिक विज्ञान की देने वाले हैं। तो आज का क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। अगर आप इस क्लास को छोड़ के जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा पछताना पड़ेगा, क्योंकि इस क्लास में आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव का ऐसा क्वेश्चन बताने वाले हैं जो सीधे आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि वह समय आ चुकी है आपको वह क्वेश्चन सारे बता देने की जो सीधे आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए। और आपको वैसे पता भी है कि हमें अंतिम समय या अंतिम घड़ी के लिए जाना जाता है, क्योंकि अंतिम समय में जो हम पढ़ाते हैं बताते हैं हूबहू आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर कर दीजिए, फैला दीजिए इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है आपसे शेयर कर दीजिए फटाफट से। ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर पहले से आप सभी को इन सभी प्रश्नों का उत्तर पहले से पता होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन भी आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की, कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन जो है वो काफी ज्यादा खास है, और जिस तरीके से यहां पे क्वेश्चन देखने को मिलेगा इसी प्रकार से आपके एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखते हैं कि कौन जो है इसका जवाब दे पाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन है और कह रहा है कि बीना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। यह सबसे बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि बुर्बा वंश की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। परीक्षा के बॉर्डर पे जाइएगा तो दो बातें होगी, या तो आप जीतिएगा नहीं तो आप सीखिएगा, हार आप सकते हैं नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन कह रहे हैं कि जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था। ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, अद्भुत क्वेश्चन है। तो जर्मन राज्य का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। हमसे तेजी से कोशिश किए जवाब देने की, बाबू हमरा से तेजी से जवाब देवे की कोशिश करे के बाटे, क्योंकि काहे कहती कि ई प्रश्न वह बाटे जो तहरा एग्जाम में पूछल जाई। अगला प्रश्न कह रहा बाटे कि भारतीय शासन प्रणाली है, तो बाबू भारतीय जो शासन प्रणाली बाटे वो याद करके रखे के बाटे कि यह संघात्मक शासन प्रणाली हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है कि 1993 में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव यानी कि संशोधन किए गए। इन बदलावों का प्रमुख जो उद्देश्य था वह क्या था। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कौन ऑप्शन आपका सही होगा। बिल्कुल ऑप्शन आपका डी नंबर देखिए तो लिखा गया कि संघीय शासन प्रणाली अपनाना, यह बिल्कुल बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बड़ा ही बढ़िया प्रश्न है और कह रहा है कि मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका राइट जवाब हो जाएगी फ्रांस की। किसकी? फ्रांस, यानी ऑप्शन ए नंबर। अगला क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट से। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। इसका राइट जवाब होगा बाबू लेनिन ने किया था। कौन? लेनिन ने किया था। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष जारी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपके एग्जाम में बहुत ही कम समय है, एग्जाम के बॉर्डर पे अब जाने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं और यह फाइनल रिवीजन क्लास चल रही है। इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी आपको बताया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि 1917 की रूसी क्रांति के समय जार का शासक था, कौन था। तो बिल्कुल था निकोलस द्वितीय। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो कह रहे कि वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। यह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका जवाब हो जाएगा कि यह लगभग 25, यानी ऑप्शन हो जाएगा हम सभी का बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बड़ा ही जबरदस्त बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और कह रहा है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम जो है वह ब्रिटेन में पड़ी थी, यानी ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाएगा। सीधे आपके एग्जाम में छप जाने वाला क्वेश्चन है। अगर आप क्लास को छोड़ के जाएंगे तो आपको काफी ज्यादा पछताना पड़ेगा, यह पूरी मेरी गारंटी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो बहुजन समाज पार्टी के बाबू संस्थापक जो है वह काशीराम थे, यानी ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, यानी डी नंबर अगर बिल्कुल राइट जवाब हो जाए। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो बाबू हिंद चीन पहुंचे वाला सबसे पहला ये व्यापारी थे पुर्तगाली, यानी ऑप्शन सी नंबर होगा। हमसे तेजी से जवाब देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अब आपका रिवीजन चल रहा है और यह फाइनल रिवीजन आपको करके एकदम बिहार बोर्ड की परीक्षा में एकदम आपको धमाल मचाना है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि अंकोरवाट का मंदिर कहां स्थित है। बाबू अंकोरवाट का जो मंदिर स्थित है वह कंबोडिया में स्थित है, यानी ऑप्शन आपका डी नंबर होगा। अगला कह रहा है कि किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया, तो वह पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया था 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, यानी ऑप्शन बी नंबर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और कह रहा है कि भारत का सबसे पुराना, क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है। बाबू राजनीतिक दल, सबसे पुराना राजनीतिक दल बाटे वो कांग्रेस है। कौन है? हाथ छाप कांग्रेस है, यानी ऑप्शन डी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र का सर्वोत्तम गुण क्या है। बाबू लोकतंत्र के जो सर्वोत्तम गुण बाटे उ बा नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना, यानी ऑप्शन बी नंबर। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए ही शासन है। यह बहुत ही अद्भुत क्वेश्चन है, सीधे एग्जाम में छप जाने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। यह कथन जो है वह किसकी है, तो यह कथन जो थी वह अब्राहम लिंकन की कथन थी, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। हो चुका आगाज रण का बाबू। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो थी वह 1925 की केवी हेडगवार ने किया था, यानी ऑप्शन बी नंबर होगा। अगले प्रश्न की बात कर रहे कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे दयानंद सरस्वती जी ने, यानी ऑप्शन ए नंबर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। और यह प्रश्न इस वर्ष आपके एग्जाम में 101% गारंटी है कि पूछा जा सकता है, वह प्रथम पाली हो या द्वितीय पाली हो। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कि उसे रेगुर मृदा कहा जाता है। कौन सा मृदा? रेगुर मृदा कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर होगा। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं तो प्रश्न हम सभी का कह रहा है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि सन 1854 ईस्वी सर्वप्रथम कपड़ा मिल कहां खोला गया था। 1854 ईस्वी में सर्वप्रथम कपड़ा जो मिल बटे वो खुल गए रहे बंबई में, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करें तो कह रहा है कि हाँ, असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूं, यह कथन किसकी है। यह कथन थी एडवर्ड कारपेंटर की, यानी ऑप्शन बी नंबर। याद कर रखना, दिमाग में बैठा लेना है। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो लोकतंत्र के मार्ग में जो सबसे बड़ी बाधा बाटे वह जातिवाद एवं क्षेत्रवाद है, ऑप्शन डी नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की यदि बात करें तो अगला प्रश्न आपके लिए बड़ा ही अद्भुत प्रश्न ये रहा और देखते हैं प्रश्न का जवाब क्या आप दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ये वही सभी प्रश्न है जो आपके एग्जाम में हूबहू पूछा जाएगा। एक एक प्रश्न आपके लिए अद्भुत है, रामबाण है। प्रश्न कुछ यूं कह रहा है, प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित है। वो देश में कौन सी महिला, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित है। बाबू वो हो जाएगा आपका सऊदी अरब। सऊदी अरब में आज भी महिलाएं जो है मत का, यानी कि अपने वोट का उनको अधिकार प्राप्त नहीं है, वो वोट नहीं डाल सकती है। अगला है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई, किस देश में हुई। औद्योगिक क्रांति बाबूजन भई रहे वो सर्वप्रथम इंग्लैंड में भई रहे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है कि पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है। तो पटना में गोल घर का जो निर्माण किया गया था वो 1786 में किया गया था। अगर यह आपसे कोई पूछे कि पटना में गोल घर का निर्माण किस लिए किया गया था, तो अनाज के भंडारण के लिए किया गया था। ये बात जरूर याद कर करना, क्योंकि इसके अलावा वो भी क्वेश्चन आपको छप सकता है आपके एग्जाम में, तो याद करके जरूर रखना। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं तो प्रश्न कह रहा है क्या अंग्रेज यात्री शल्फ फीच ने पटना की यात्रा किस वर्ष की थी। याद करके रखना, इसका राइट जवाब होगा 1856 ईस्वी, ऑप्शन ए नंबर। अगला है कि अमेरिकी मुद्रा का नाम क्या है। तो बाबू अमेरिकी मुद्रा के जो नाम बाटे वो डॉलर है, यानी ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, तो संपत्ति, यानी ऑप्शन ए नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करें, बिल्कुल बात करते हैं, क्योंकि समय आपके पास काफी कम है, मेरे पास भी काफी कम है, क्योंकि आपको बहुत सारा चीज पढ़ना है, हमें बहुत सारा चीज पढ़ाना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का जो सृजन है वो किसके द्वारा होता है। तो प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधन से। उपयुक्त डी नंबर हो जाएगा आपका राइट जवाब। क्या होगा? तो सर डी नंबर बिल्कुल ही सही जवाब होगा। अगला है कि अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार क्या है।
यानी अर्थव्यवस्था जो बाटे वो कब प्रकार के बाटे, तो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। चलिए अगले हम प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से मिश्रित अर्थव्यवस्था कौन से देश में है? तो बाबू हमने के सब केहू जानते हैं कि मिश्रित जो अर्थव्यवस्था बाटे, जन साम्यवादी पूंजी और आपका पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है और उसी को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। और मिश्रित अर्थव्यवस्था हम लोगों का भारत देश में है। ये बात याद करके बिल्कुल रखना, क्योंकि इस वर्ष आपके एग्जाम में मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्वेश्चन बिल्कुल उठाया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय में सम्मिलित रहती है। बाबू राष्ट्रीय आय में सम्मिलित कौन चीज रहेला? तो राष्ट्रीय आय में सम्मिलित जो है सकल ये घरेलू उत्पादों की आय और विदेशों से प्राप्त आय, ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी नंबर होगा। अगला है मिस्र का निवासी कौन था? तो बाबू मिस्र के निवासी जो है था वो कौन था? वो आपका सिकंदर था, यानी ऑप्शन बी नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं कि अगला प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। कह रहे कि रेशम मार्ग कहां से आरंभ होता था? रेशम मार्ग, तो बाबू याद कर रखना है, रेशम मार्ग अपना चीन से होता था, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से जवाब दीजिए। अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही अद्भुत प्रश्न है। कह रहे कि आधुनिक भारतीय प्रेस प्रारंभ 1766 में किसके द्वारा किया गया? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब होगा विलियम वुड्स के द्वारा, यानी ऑप्शन ए नंबर। और बने रहना है पूरे क्लास में, क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव की फाइनल रिवीजन चलाई जा रही है। और फाइनल रिवीजन अगर आप कर लेते हैं तो समझिए आप एग्जाम में तहलका मचा देंगे, धमाल मचा देंगे। अगला है इंग्लैंड में मुद्रण कला का प्रचार किसने किया? इंग्लैंड में जो मुद्रण कला है उसका प्रचार कैस्टर ने किया था, यानी ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान लगाया गया था, तो कौन लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ऑप्शन देखते हैं कहां है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर है कि दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। अगला है कि पूंजी का निर्माण होता है, तो बाबू जो पूंजी का निर्माण है वह बचत के द्वारा होता है। जितनी आपकी बचत होगी उतनी ही आपके पास पूंजी होगी। अगर मान लीजिए कि आप 10 रुपया कमाते हैं या 50,000 कमाते हैं, तो 50,000 में अगर आप 40,000 रुपये 45,000 की बचत करते हैं, तभी तो आपकी आय, आपकी पूंजी की निर्माण होगी, यानी कि आपकी पूंजी बढ़ेगी। अगर आप 50,000 कमाते हैं, 50 के 50 खा जाते हैं, फिर पूंजी गया खत्म, या उससे ज्यादा खर्चा कर लेते हैं कर्जा लेकर के, फिर भी आपका पूंजी खत्म हो जाएगी। अगला प्रश्न कह रहे साख का अर्थ क्या है? बाबू साख के अर्थ होला विश्वास करे खातिर। विश्वास, साख का अर्थ होता क्या है? विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता, ये दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए और बी दोनों हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन हम लोग का कुल मिलाकर सी नंबर होगा। क्लियर? साख के मतलब होला विश्वास ओकरे पे होई जे ऋण लौटा दे, यानी कि जे कर्जा दे दे। कर्जा अगर ले बाटे वो कर्जा दे दी, तबे तो विश्वास जती ना कि हाँ आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप पैसा लेके जाते हैं, उधार लेके जाते हैं, तो आप उस चीज को रिटर्न कर देते हैं। तो ही आपका है विश्वास करना या ऋण लौटाने की क्षमता। आपके पास क्षमता है तभी तो आप पे विश्वास करेंगे हम, बिल्कुल। चलिए अगला है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। तो व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वह 1969 ईस्वी में किया गया था, ये तो सबको पता है। ऑप्शन आपका ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। ये फाइनल रिवीजन क्लास है। इस तरीके से 80 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन तो आपको बनाना है। अब 40 क्वेश्चन लगातार है नहीं, कहीं से भी 80 में बता सकते हैं। तो ये पूरे 80 क्वेश्चन जानेंगे, फिर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, जिससे कि आपका फाइनल रिवीजन हो जाए और आपको कोई समस्या ना हो। अगला कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? बाबू प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है ये बताओ बटे। तो प्राकृतिक संसाधन इसमें कौन नहीं है? तो देखो वन प्राकृतिक संसाधन है, नदियां प्राकृतिक संसाधन है, खनिज प्राकृतिक संसाधन है, नगर, ये बताओ ये संसाधन है? नहीं है। ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल कौन है? तो बाबू खरीफ फसल जो बाटे इनमें समझ के चावल बटे। चावल क्या है? तो खरीफ फसल है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बहुत ही अद्भुत और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और कह रहा हम लोग का प्रश्न कि कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है? कुल उपलब्ध जल में बाबू पिए लायक जल कितना प्रतिशत पा ई हमने के बताओ बटे। और एक खास बात बता दें कि अगर आप इस वीडियो को 10 फरवरी के पहले देख रहे हैं, या आज जो हम वीडियो बना करके अपलोड यानी कि ये क्लास चल रहा है उस समय देख रहे हैं, तो 10 फरवरी के पहले तक आपको बता दें कि 10 फरवरी के पहले तक देख रहे हैं, तो 10 फरवरी को शाम 7 बजे याद करके रखिएगा, शाम 7 बजे हम बहुत पहले ही अनाउंसमेंट कर दिए हैं, शाम 7 बजे एक बहुत ही अद्भुत आपका एक टेस्ट होने वाला है पूरे बिहार में। क्लियर? और आप बिहार के सभी बच्चे उसमें शामिल होंगे और उसमें आकर्षक इनाम दिया जाएगा। जो बच्चे टॉप करेंगे उसमें लगभग 100 बच्चों को टॉप चुना जाएगा
और जिसमें से सबको इनाम दिया जाएगा और उसमें से भी टॉप 10 टॉपर चुना जाएगा, उसको भी बहुत कुछ दिया जाएगा। और साथ ही जो ये टेस्ट होगा, ये बिहार बोर्ड जिस तरीके से टेस्ट ले रहा है सभी सब्जेक्ट का, वो मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, सबका टेस्ट होगा 10 फरवरी के दिन शाम 7 बजे। अगर ये वीडियो देख रहे हैं 10 फरवरी के पहले तो क्लियर, तो आप लोग कोर्स में ज्वाइन हो जाएंगे। कोर्स में ज्वाइन होने के लिए कहां पे सर ये टेस्ट होगा, तो कोर्स आपका ये टेस्ट होगा आपको धुरीना ऐप पे, जो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपसे पता है कि हम जुड़े हुए हैं। आपको इस नंबर पे कॉल करके बातें कर लेना है 9801619013। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो टीम कॉल रिसीव करेगी, आपको बता देगी कि धुरीना ऐप पे आप कैसे जुड़ सकते हैं और आपको शाम टेस्ट होगा। और इसमें ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं और इसका जो सब्जेक्टिव देख रहा है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों सब चीज, यानी कि पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको मिल जाएगा और टेस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री मिलेगा शाम 7 बजे 10 फरवरी के दिन। इसमें थोड़ी सी आपको पेमेंट करना होगा, 249 रुपए थोड़ा सा खर्च आपको देना पड़ेगा और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर 249 रुपए में आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पीडीएफ नोट्स आपको सारा कुछ मिल जाता है और आपको टेस्ट भी हो रही है शाम 7 बजे, तो ठीक है ना, क्योंकि सर्वर चार्ज हो गया, बहुत सारा प्लेटफॉर्म होता है तो उसमें सबको जुड़ना और पैसा लगता है, खर्च होता है, इसलिए चार्ज किया गया है, ठीक है ना। तो ये जोर जबरदस्ती भी नहीं है, अगर आप इच्छुक रखते हैं, अगर आपके पास इच्छा है तो बिल्कुल आप उसमें ज्वाइन होइए, कोर्स को बाय कर दिए और जबरदस्त तैयारी कीजिए और सीधे आपके एग्जाम में बता दें कि जो नोट्स आपको हम दे रहे हैं ना, उसी नोट्स से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फिलहाल आइए हम बात करते हैं, बहुत ज्यादा बातें हो गई। क्वेश्चन है कि कुल उपलब्ध जल में पीने लायक जल कितना है, तो पीने लायक बाबू जल बाटे हमने के लगभग 2.5%, यानी कि 2.5%। अगला है संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बैठक हेननगर में किस वर्ष आयोजित की गई थी, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब हो जाएगा 2007 ईस्वी में। कब, तो 2007 ईस्वी में की गई थी। अगला है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ हुआ, कब हुआ, तो सहकारिता आंदोलन का बाबू प्रारंभ भई रहे हमने के 1904 ईस्वी में। कब, 1904 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन हमने के ए नंबर हो जाए। तो ये तरीका से अगर क्वेश्चन के पढ़ रहल बाड़ा, अगर याद कर रहल बाड़ा, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन बा और यह सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछल जाए। अब क्वेश्चन कहां से आ जाई कोनो अंदाजा नहीं है। ये तरीके से 8-10 गो वीडियो हम एक एक सब्जेक्ट के दे रहल बानी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक बाटे, सारा वीडियो के एक करके देख ला और ये सभी क्वेश्चन पूछल जाए। अगला क्वेश्चन है कि जवाहर रोजगार योजना कब शुरू किया गया था, तो जवाहर रोजगार योजना जो है वो 1979 ईस्वी में 89 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला है भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है, तो भारत सरकार जो है हम लोग का जो प्रारंभिक शिक्षा है, जो प्ले टू नर्सरी वगैरह होता है, जो प्ले 5 के नीचे कहिए, तो ये प्रारंभिक शिक्षा को, यानी कि जो शुरुआती शिक्षा है, जो प्ले वाला जो होता है शिक्षा, ठीक ना, जिसमें हम लोग क ख ग घ ABCD सीखते हैं, इसे आपको क्या मान दिया गया, उसे मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार का प्रतिशत क्या है, ये बिल्कुल इसका राइट जवाब होगा कि 51.3% है। कितना, 51.3%। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं कि किस प्रकार के चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है, परतों में कह रहा है कि आग्नेय अवसादी रूपांतरित या फिर ये देखो, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप 7वीं क्लास में पढ़े होंगे चट्टान के बारे में, बिल्कुल 7वीं क्लास में, 7वीं पता ना 6वीं या 7वीं क्लास में आप जरूर पढ़े होंगे। तो ये अवसादी चट्टान में मिलता है, ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर होगा। अगला है कि भारत में जल विद्युत का विकास सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुआ, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये हुआ था दक्षिणी भारत क्षेत्र में, यानी ऑप्शन बी नंबर। अगले हम अगर प्रश्न की बात कर देते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे कि निम्नलिखित में से भारत में किस फसल की उपज सबसे अधिक होती है, सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा हमने के चावल के यहाँ की उपज होला और वैसे भी भारत में या बिहार में भी सबसे ज्यादा लोग चावल पसंद करते हैं और आप लोग हमें उम्मीद है कि सबसे ज्यादा चावल ही पसंद करते होंगे। स्थानांतरणशील कृषि पद्धति को पश्चिम घाट में किस स्थानीय नाम से जाना जाता है, तो ये जो जाना जाता है बाबू, ये जाना जाता है कुमारी के नाम से। किसकी, कुमारी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन आपका ये होगा। अगले प्रश्न की यदि हम बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बड़ा ही अद्भुत प्रश्न है। कह रहे कि भारत में तांबा गलाने का आधुनिक कारखाना सबसे पहले कहां खुला था, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इसका राइट जवाब होगा कि घाटशिला में। कहां बाबू, तो घाटशिला में। अगले प्रश्न की बात करें, कह रहे कि निम्नलिखित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है, इसका राइट जवाब होगा कि सर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन, ये तीनों का तीनों होगा, यानी ऑप्शन
डी नंबर होगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था? तो याद करके रखना, यह हुआ था 1993 ईस्वी में। कब मेरे शेर? तो 1993 ईस्वी में। आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं और देखते हैं कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या क्वेश्चन कह रहा है और कितना कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बड़ा ही अद्भुत बाबू क्वेश्चन बाटे और यह सभी प्रश्न तारा एग्जाम में पूछल जाई और ये अगर क्वेश्चन पढ़ लेता रह, समझ लेता रह, तब तक एकदम धमाल मचा देबा। अगला क्वेश्चन है कि हॉलमार्क का शब्द चिन्ह यानी कि लोगो जो है, लोगो किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो सोने की आभूषण, ऑप्शन सी। अगला है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? तब बाबू महाराष्ट्र में जो भूकंप आए रहे ओकर मुख्य जो कारण था वो था कोयना बांध का निर्माण, ऑप्शन डी नंबर। अगला बात है कि निम्नांकित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? बाबू कृषि पर आधारित कौन चीज नहीं है में से? सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी या जूट वस्त्र? हमनी के सब क्यों जानते हैं कि जो सूती वस्त्र बा वो हमनी के कृषि से आधारित बा। जो चीनी बा, चीनी के मिला गन्ना से प्राप्त होता है, ये भी कृषि से है। जूट से प्राप्त होता है, जूट वस्त्र, ये भी कृषि से। लेकिन सीमेंट जो है ये कृषि से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन आपका भी होगा। बने रहना है हमारे साथ क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव की भी विशेष तैयारी, यहाँ पे फाइनल रिवीजन क्लास अब चल रही है। बस अब आपको एग्जाम देने जाना है, क्लियर? ये समझ के रखिए। अगला है कि मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई पतन का नया नाम क्या है? इसका नया जो नाम है वह है क्या थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी हवाई पतन। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि इनमें सबसे दक्षिणी पतन कौन है? बाबू इनमें सबसे दक्षिणी पतन कौन बटे? तो दक्षिणी पतन जो है आपका तुतीकोरिन है, यानी ऑप्शन आपका सी होगा। अगला है बिहार के जूट उत्पादन में क्या हुई है? तो बाबू बिहार के जूट उत्पादन में क्या भइल बटे? सबसे ज्यादा गिरावट भइल बटे, यानी ऑप्शन आपका बी होगा। अगला बाढ़ क्या है? बाबू बाढ़ तो याद करके रखना, बाढ़ जो है वो एक प्राकृतिक आपदा है। क्या है बाबू? बाढ़ आपका एक प्राकृतिक आपदा है। कौन? बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। क्यों? क्योंकि ये अपने आप घटित होता है। अगला क्वेश्चन कह रहल बाटे कि सुनामी किस स्थान पर आता है? जो सुनामी बाटे वो कौन स्थान पावेला? हमनी के सब क्यों जानते हैं कि समुद्र में आवेला। क्या वाला? समुद्र में आता है। अगला भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? तो इसका राइट जवाब होगा लगभग 54%। अगला बिहार में तंबाकू उत्पादन क्षेत्र कौन है? तो बिहार में जो तंबाकू उत्पादन क्षेत्र बाटे वो गंगा का उत्तरी मैदान है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस नाम से किस रंग से प्रदर्शित किया गया है? मरुभूमि को तो उसे पीले रंग से प्रदर्शित किया गया है। अगले हम प्रश्न की अद्भुत तरीके से बात करते हैं कि सर अगला प्रश्न ये आप बताइए, तो बिल्कुल इसका समझिएगा कि इनमें सर्वोच्च प्रदर्शनी की सर्वोत्तम विधि कौन मानी जाती है? इसका राइट जवाब होगा कि कंटूर या समुच्चय रेखाएं मानी जाती है, ऑप्शन सर सी नंबर होगा। क्या होगा? सी नंबर होगा। अगला है कि इनमें कौन सबसे कीमती अनवीकरणीय संसाधन है? कीमती तो कीमती आपका खनिज है, खनिज सबसे कीमती है इसमें से। अगला इनमें कहां जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है मेरे बाबू? इसका राइट जवाब होगा कि वह झारखंड में। अगला निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है, यानी कि मानव के द्वारा घटित कराई जाती है? तो यहां पे अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन दिया गया है सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, ये सभी का सभी जो है मानव जनित आपदा है, यानी कि ऑप्शन डी होगा। अगला कह रहा है क्वेश्चन हम सभी का कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता कौन बटे? इसे बताओ बटे। तो निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र या फिर आर्थिक नियोजन, ये तीनों का तीनों होगा, ऑप्शन आपका डी होगा। ऑप्शन क्या होगा सर? डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? मुद्रा जारी करने के लिए जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, जो किसे हम लोग आरबीआई कहते हैं। किसको? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए अगले हम प्रश्न की यदि बात करें तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब शुरुआत करेंगे हम आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन की। और आपको तो पता ही है कि सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बाटे यानी कि लघुतरीय जो क्वेश्चन उहे तारा एग्जाम के बेहतर बनाई, रिजल्ट में काफी ज्यादा उछाल वही लाएगा। ऑब्जेक्टिव तो सब बच्चा करेगा, लेकिन सब्जेक्टिव जो करेगा वही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जोड़ करके आपका रिजल्ट सबसे शानदार आएगा। अगला कह रहा है इनमें से किस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण रहा है?
इसका राइट जवाब हो जाएगा सर कोसी। क्या हो जाएगा? कोसी। अगला है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार पाया जाता है? इसका राइट जवाब होगा कि मध्य प्रदेश। अगला है निम्नलिखित में किस खनिज के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है? इसका राइट जवाब होगा कि सर पेट्रोलियम के साथ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोधी नहीं है? इसका राइट जवाब हो जाएगा क्या चीज? यहां पे ये ऑप्शन पहले देखते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के रंग विरोधी नहीं है? वो जेड गुड्डी थी। ऑप्शन आपका डी होगा और ये क्वेश्चन इस पर से आप तो प्रथम पाली नहीं तो द्वितीय पाली में पूछा अवश्य जा सकता है। अगला है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। तो बाबू जो लोकतंत्र के सफलता बाटे वो निर्भर करेला कई पर? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, यानी ऑप्शन सी नंबर। अगला है कि आर्थिक महामंदी के कारण यूरोप में किस नई प्रशासनिक व्यवस्था का आकर्षण बढ़ा है? इसका राइट जवाब हो जाएगा तानाशाही व्यवस्था का। किसका? तो तानाशाही व्यवस्था का, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं और फिर हम शुरुआत करते हैं आपके सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की। तो आपका ये रहा क्वेश्चन, कह रहा है 79 नंबर कि सत्ता की साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है? राइट जवाब होगा बेल्जियम में की गई है। किसमें? तो बेल्जियम में की गई है। लास्ट क्वेश्चन इस मॉडल सेट का और इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप पढ़ेंगे। बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से करो, पहले एक साथ लाइक करो। तो काफी बच्चे लाइक नहीं किए हैं, लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद आपका सब्जेक्टिव क्लास की होगी शुरुआत जबरदस्त तरीके से। कह रहे कि इनमें सत्ता की साझेदारी का एक सही लाभ क्या है? बिल्कुल जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा समुदायों के मध्य टकराव में कमी। क्या होगा? समुदायों के मध्य टकराव में कमी, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। इस तरीके से आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा 80, जिसमें से जब बताना होगा मात्र 40 प्रश्न का। अब आइए बताते हैं आपको कि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन क्या है। तो जल्दी से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आइए बताते हैं आपको कि सब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न है वो प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। आइए अब हम लोग समझते हैं कि 16 फरवरी के दिन जैसे आप परीक्षा देने जाइएगा तो सामाजिक विज्ञान में कौन कौन सा क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका उत्तर क्या आपको लिखना होगा जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं काटा जाएगा। आइए बहुत ही शानदार तरीके से समझिएगा। तो जैसे ही आप 16 फरवरी के दिन सामाजिक विज्ञान का परीक्षा देने जाइएगा तो यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा खंडवा गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसमें सबसे पहले आपसे इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा और इतिहास में आपको सबसे पहले लघुत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। उसके बाद से इसमें बोला जाएगा कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 6 तक लघुत्तरीय प्रश्न हैं, इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का आप जवाब दे दीजिए, आपको यहां से 6 नंबर मिल जाएगा। यानी कि 6 प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें से मात्र आपको 3 प्रश्न का जवाब देना होगा और 3 प्रश्न का जवाब देंगे तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि एक प्रश्न जो होगा वह 2 नंबर का होगा। क्लियर? अब आइए समझते हैं कि कौन कौन सा वह क्वेश्चन है, क्योंकि अंतिम समय में अंतिम घड़ी में जो आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, वह सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम अब तो ये भी कहते हैं कि आप हमें जांच कीजिए कि जो आपको हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, वो क्या आपके एग्जाम में 100% पूछा जाता है ये नहीं। बिल्कुल पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर उठाइए, आप हमें जांच भी कर सकते हैं। फिलहाल आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन मतलब कि सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा कीजिए कि जो गैरिबाल्डी था उसका कार्य क्या था। और ये आप भी जानते हैं कि क्वेश्चन कितना ज्यादा खास है। सो इसका उत्तर क्या होगा, इसको कैसे लिखना होगा। हो सकता है कि आप इसका उत्तर कुछ और भी जानते होंगे, लेकिन ठीक है, आप वो भी अपने मन से लिख रहे हैं या फिर कहीं से पढ़े हुए हैं या हम आपको जो बता रहे हैं उसमें आप उसे ऐड करना चाहते हैं, जो अच्छा बात लगता है आप उसे, या जिस भी तरीके से आपको याद करना ही करना पड़ेगा। देखिए इसका आंसर क्या होता है। आंसर लिखना होगा कि गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। उसके बाद उसने अपने सैनिकों को लेकर के इटली के प्रांत जो सिसिली तथा नेपल्स है ना, उस पे उन्होंने आक्रमण कर दिया। क्लियर? ये बात आपको एग्जाम में ये स्पष्ट रूप से आपको वहां पे लिख देना होगा। क्लियर? और देखिए आपको हम सबसे पहले बता दें, देखिए एग्जाम में आपको टीचर्स को ये समझाना होता है कि आप कितने ज्यादा टैलेंट है, आप किसी क्वेश्चन को कितने अच्छे से बखूबी तरीके से समझा पाते हैं। क्लियर? उसके बाद से इन रियासतों की अधिकांश जनता बुर्बर राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर के गैरिबाल्डी की समर्थक बन गई। क्लियर? गैरिबाल्डी ने यहां गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुअल के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने यहां की सत्ता को संभाली। उसके बाद दक्षिणी इटली के जीते गए क्षेत्रों को बिना किसी संधि के जो
दक्षिणी इटली के जो क्षेत्र थे उसे जो जीता गया था, उसमें वो बिना किसी संधि के उन्होंने किया क्या कि गैरिबाल्डी ने विक्टर इमैनुएल को ही सौंप दिया। इसके बाद वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को समर्पित कर साधारण किसान के भांति जीने के लिए अग्रसर हो गया। सारा संपत्ति अपने राष्ट्र को समर्पित कर दिया। यह था गैरिबाल्डी। उसके बाद इटली के एकीकरण में यह गैरिबाल्डी का जो है महत्वपूर्ण योगदान था। बस इतना आपको लिखना होगा एग्जाम में, आपको पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। तो ये बात अगर आप लिखते हैं तो कोई भी टीचर जो है वो इस चीज को काटेंगे नहीं और 100% आपका नंबर देंगे। ये बात याद करके रखना। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन अपने आप में कितना ज्यादा खास है। क्वेश्चन कह रहा है 2 नंबर कि पांडुलिपियां क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसको समझा दीजिए। काफी बेहतर क्वेश्चन है और आप भी जानते हैं कि कितना बेहतर क्वेश्चन है और इसी टाइप का क्वेश्चन, इसी आधार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। आइए समझते हैं इसका उत्तर क्या होगा। आपको लिखना होगा कि भारत में छापखाना के विकास के पहले हाथ से लिखकर के पांडुलिपियों को तैयार करने की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पहले छपाए खाना के जगह पे हाथों से लिख करके उसको तैयार किया जाता था। यहां जो है संस्कृत, अरबी एवं फारसी साहित्य की अनेक तस्करी युक्त सुलेखन कला से परिपूर्ण साहित्यों की रचनाएं होती रहती थी। इन्हें मजबूती प्रदान करने के लिए सजिल्द भी किया जाता था। फिर भी पांडुलिपियां काफी नाजुक और महंगी होती थी। जब ये काफी ज्यादा महंगी होगी, काफी ज्यादा नाजुक होगी, तो होगा ये कि पांडुलिपियों की बनावट कठिन होने एवं प्रचुरता से उपलब्ध नहीं होने के कारण यहाँ के जो आम जनता थे उनके पहुंच से क्या था, ये बाहर थी। क्योंकि वह नाजुक था, उनमें काफी ज्यादा मेहनत लगता था, है ना, तो इस कारण और प्रचुरता उनके क्या है, वो उपलब्ध उतना ज्यादा नहीं थी, जिसके कारण क्या था, आम जनता के पहुंच से वह बाहर था। बस ये बात आपको लिखना होगा, पूरा का पूरा नंबर आपको दे दिया जाएगा। क्लियर। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कब करोगे, जल्दी से कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, क्योंकि अंतिम जो आपका जिस दिन परीक्षा जब होगा ना, उस समय आपके लिए हम रामबाण देते हैं, साफ एकदम, मतलब देखो इस समय जाकर छाप दो एग्जाम में। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे तब तो ये सारी जानकारी मिलेगी ना। तो जल्दी से चेक कर लो एक बार, क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चैनल को जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे आपके पास वीडियो नहीं मिल पाएगा। क्लियर। तो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि जैसे वीडियो हम डालेंगे फटाफट से आप देख पाएंगे उस चीज को। क्लियर। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो अपने आप में और ही ज्यादा खास है और ये क्वेश्चन इस वर्ष या तो प्रथम पाली नहीं तो द्वितीय पाली में पूछा ही जा सकता है। क्वेश्चन कहा क्या रहा है सर, इतना इंपॉर्टेंट बता रहा है। क्वेश्चन है कि रासायनिक हथियारों एवं एजेंट ऑरेंज का वर्णन कीजिए। जो रासायनिक हथियार है और एजेंट ऑरेंज जो है वो क्या है, इसके बारे में आप बता दीजिए। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा रासायनिक हथियार। ठीक है, रासायनिक हथियार के बारे में ये समझते हैं। यह एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो अग्नि बमों में गैसोलीन के साथ मिलकर के एक ऐसा मिश्रण तैयार करता है जो त्वचा से चिपक जाता है और जलते रहता है। ये एक ऐसा मिश्रण है जो त्वचा से चिपक जाता है और जलना प्रारंभ कर देता है। इसका व्यापक पैमाने पर वियतनाम में प्रयोग किया गया था। इसका व्यापक पैमाने पर कहां प्रयोग किया गया था, तो वियतनाम में प्रयोग किया गया था। रासायनिक हथियार एजेंट ऑरेंज का भी अमेरिकी सैनिकों द्वारा वियतनाम युद्ध में इस्तेमाल किया गया। यह एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ों की पत्तियां तुरंत झुलस जाती थी एवं पेड़ मर जाती थी। आगे समझिएगा, जंग को खत्म करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। इनका इस्तेमाल जंगलों के साथ साथ खेतों और आबादी दोनों पर जम करके किया गया। इस तरह जहर का असर आज भी वहां की आबादी में क्या होता है, नजर आती रहता है। ये इतना खतरनाक जहर था। जन्मजात विकलांगता और कैंसर के रूप में यहां पे उस चीज को देखा जा रहा है, जिस चीज को जो आपको ये पढ़ रहा है रासायनिक हथियार। ये आज भी जब वहां पे लोग जन्म लेते हैं तो समय क्या होता है, वहां पे आज भी जो लोग हैं वो कैसे होते हैं, वो अभी विकलांग के रूप में कभी दिखाई देते हैं, कभी कैंसर के रूप में दिखाई देते हैं, यानी कि कोई ना कोई उनमें कमियां जरूर दिखाई देती है। तो ये सारी बातें अगर लिखते हैं रासायनिक हथियार एवं एजेंट ऑरेंज के बारे में तो आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। यहां पे कोई भी दिक्कत होने वाली आपको नहीं है। क्लियर। अब चलिए अगला क्वेश्चन। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही खास है और क्वेश्चन को पढ़िएगा, समझिएगा, बेहतर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है कि जतरा भगत के बारे में आप क्या समझते हैं।
यह जानते हैं? संक्षिप्त में बता दीजिए, यानी कि कुछ कुछ इसके बारे में बता दीजिए कि आखिर में जतरा भगत जो है वह क्या है। जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं, आइए समझते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान दीजिएगा। और एक बार प्लीज लाइक करके शेयर कर दो यार, अभी तक नहीं किया तो। और डेली आपका जो क्लास चल रही है, अद्भुत क्लास है, एक एक क्लास की देखिए, बहुत जबरदस्त क्लास है। चलिए, है आपका कि अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों यानी कि छोटा नागपुर क्षेत्र के उवार ने 1914 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी के बीच विद्रोह किया, जिसका नेता जतरा भगत था। इस आंदोलन में सामाजिक एवं शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया गया, जिसमें परमेश्वरवाद पर बल तथा मांस, मदिरा और आदिवासी नृत्यों दूर रहने की बात इसमें क्या की गई थी, इसमें यह बात रखी गई थी, यह बात की गई थी। यही है आपके जतरा भगत के बारे में। बस इतना छोटा लाइन आप लिखिएगा, आपका पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा, आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। एक चीज आपको हम बता दें, ये सारी चीजें तो हम पढ़ा ही रहे हैं। अगर ये वीडियो 10 फरवरी के पहले देख रहे हैं, 10 फरवरी के पहले देख रहे हैं, तो आपको बता दें कि 10 फरवरी के पहले अगर आप देख रहे हैं, बाद में देखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 10 फरवरी के पहले देख रहे हैं तो 10 फरवरी के शाम 7 बजे आपका फाइनल टेस्ट हम रखे हैं। पूरे बिहार में यह पहली बार होने जा रहा है। शाम 7 बजे आप इस टेस्ट में शामिल होइए। अगर 10 फरवरी के पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो शाम 7 बजे यह क्लास आपको इस टेस्ट में शामिल होना है, जो पूरे बिहार में होगा। इसमें आकर्षक इनाम भी आपको दिया जाएगा। इस टेस्ट में कैसे शामिल होना है, आप हमारे इस नंबर पे कॉल कीजिए और अभी ज्वाइन हो जाइए। 98 016 19 013 यहाँ पे टीम बैठी हुई है, आपको कॉल करना है और धुरीना ऐप में आपको ज्वाइन हो जाना है। वहां पे ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं, इस पीडीएफ को भी आप दिया जाएगा। आपको ये डायरेक्ट कॉल करना है, न कि व्हाट्सएप पे करना है। आपको डायरेक्ट कॉल करना है, टीम से बात कर लेना। नहीं तो हम इसके पहले एक ऐप आपको वीडियो भी बना दिए हैं कि आप धुरीना ऐप डाउनलोड कर लीजिए। धुरीना ऐप में हमारा कोर्स को आप रामबाण क्रैश कोर्स नोट्स के नाम से है, रामबाण क्रैश कोर्स नोट्स आप ज्वाइन कीजिए और 10 फरवरी के दिन आपका टेस्ट जो होगा उसमें आप ज्वाइन होइएगा। और आपको हम बता दें कि वहां पे आपको ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, आपको एक सब्जेक्ट का 5-5 मॉडल पेपर मिलेगा और उसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, यानी कि वह पीडीएफ और नोट्स हम आपको देना शुरू कर दिए हैं। तो जल्दी से आप धुरीना ऐप को डाउनलोड कीजिए और 10 फरवरी से पहले इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप जल्दी से टेस्ट देने के लिए ज्वाइन हो जाए। शाम 7 बजे आपका वह टेस्ट होगा, ये हम पहले ही अनाउंसमेंट कर दिए हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। या फिर हमारे नंबर 98 016 19 013 पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन होना है, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक कॉल आप कर सकते हैं। फिलहाल आइए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा, बखूबी बड़ा बेहतर क्वेश्चन है और क्वेश्चन समझिएगा। कह रहा है कि साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। साइमन कमीशन बाबू, साइमन कमीशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, भारत में संवैधानिक सुधार के मुद्दे पर विचार करने हेतु 1919 के भारत अधिनियम में यह व्यवस्था की गई कि 10 वर्ष के बाद एक आयोग नियुक्त किया जाएगा। यह आयोग अधिनियम में परिवर्तन पर विचार करेगा। सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 1917 को साइमन कमीशन बना, जिस 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, उसमें एक भी भारतीय नहीं था। भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जा रहा था। फलतः 3 फरवरी 1928 को बंबई पहुंचने पर साइमन कमीशन का पूरे भारत में विरोध हुआ और जनता संघर्षरत हो गई। बस ये बात आपको लिखना है साइमन कमीशन के बारे में और आपका पूरा का पूरा नंबर आपको दे दिया जाएगा। तो याद रहेगा ना, इस क्वेश्चन को आप बखूबी बेहतर तरीके से याद करके रखिएगा, नहीं तो अगर क्लास को छोड़ के जाएंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस क्लास से जोड़िए, इस चैनल से जोड़िए, क्योंकि आप ही हैं जो अपने माता पिता के ये आपको जो उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं आपसे, वो आपको उसको बरकरार कर सकते हैं। लाखों छात्र उम्मीद, लाखों माँ बाप जो है आपके हैं, वो जितने भी बच्चे हैं उनके सभी माँ बाप क्या है, आपसे उम्मीद लगा कर बैठे हुए कि आप बेहतर से बेहतर कर पाइएगा। और जब ये सारी चीजें आपको अंतिम समय में दिया जा रहा है तो क्यों इससे आप अपरिचित नहीं हैं? आप जरूर क्लास में ज्वाइन हुए, जरूर देखिए, है ना। क्योंकि देखिए, परीक्षा के बॉर्डर पर जाइएगा, 2 बातें होगी मेरे बाबू। एक पहला, या तो आप जीतिएगा, नहीं तो आप सीखिएगा। आप हारिएगा नहीं और हम आपको हारने देंगे नहीं। जब आपके साथ हैं हम, जब आपके कदमों से कदम मिला करके हम चल रहे हैं, कोई समस्या होती है हम आपको खुद कहते हैं कि आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, क्योंकि जब तक आप हमें कमेंट करके नहीं बताइएगा हमको पता नहीं चलेगा कि आपको दिक्कत क्या है।
मन की बातों को मन में दबा करके नहीं रखना है, आप हमसे शेयर जरूर करिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय बनावट के दो प्रमुख आधार क्या है? ये दो प्रमुख आधार बताना है। 6 नंबर प्रश्न है ये। लघुत्तरीय में 6 प्रश्न में आपको 3 प्रश्न का जवाब देना है, लेकिन पढ़ना तो आज अभी आपको सभी है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन उठ सकता है आपके एग्जाम में। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय व्यवस्था के दो प्रमुख आधार हैं। पहला आधार जनसंख्या का घनत्व तथा कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात, यानी कि शहरों में जनसंख्या का घनत्व तो अधिक होता है, जबकि कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात गांवों में अधिक होता है। हम लोग जानते हैं शहर में जनसंख्या ज्यादा होता है, लेकिन गांव में क्या होता है, कृषि से जुड़ा हुआ सारी चीजें अधिक होती है। क्लियर? तो ये आपका आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण तथा नगरीय, यानी कि जो शहर के हैं वे दो चीजें हैं। अब इसके बाद से आपको बता दें, आपके एग्जाम में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। क्लियर? कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा? तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा, और यह एक क्वेश्चन बनाइएगा तो एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। ये बहुत ही खास होगा। फिलहाल ये इतिहास का दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। अभी हम जब लघु उत्तरीय पढ़ रहे हैं, लघु उत्तरीय बता रहे हैं, तो सोच रहे हैं पहले लघु उत्तरीय ही कंप्लीट करें, फिर दीर्घ उत्तरीय पे हम चर्चा करेंगे। क्लियर है? बिल्कुल। तो आइए इसके बाद हम पढ़ेंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन में। अब हम लोग जो 7 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन वो दीर्घ उत्तरीय रहेगा। अब 9 नंबर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो राजनीतिक विज्ञान से होगा। जिस तरीके से यहाँ पे शो कर रहा है ना, दिख रहे हैं आप, इसी प्रकार से यार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये गारंटी है। जिस तरीके से जितने नंबर क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि इतने नंबर पे क्वेश्चन इतिहास का रहेगा, इतने नंबर क्वेश्चन पे आपको लोकतांत्रिक शास्त्र का रहेगा, इतने नंबर पे अर्थव्यवस्था का रहेगा, इतने नंबर पे आपदा का क्वेश्चन रहेगा, वो हूबहू रहेगा। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे निर्देश देगा कि 9 से लेकर के 12 तक के कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न जो होगी वो उसके 2 नंबर रहेगा। यानी कि यहाँ पे आपको 4 प्रश्न पूछा जाएगा, और किसमें, राजनीतिक विज्ञान में, और 4 प्रश्न में मात्र 2 का जवाब देना है। क्लियर है? आइए समझते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है और आपको याद करके रखना है। तो देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन कि किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अद्भुत क्वेश्चन है। कह रहा है कि किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें, वो 2 प्रावधान कौन है, ये प्रावधान कौन है जो कि भारत को धर्मनिरपेक्ष जो है वो बनाते हैं। आपको लिखना होगा, हमारे संविधान में धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना हेतु निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। वो पहला प्रावधान की अगर हम बात करते हैं तो पहला है कि भारत में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म, पाकिस्तान में इस्लाम और ब्रिटेन में ईसाई धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा दिया गया है, किंतु भारत का संविधान किसी भी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता है। और ये सबसे बढ़िया है कि यह धर्मनिरपेक्षता में सबसे महत्वपूर्ण ये है, और आपके लिए बहुत बनाता है। देखिए हम भारत में हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि हमारे संविधान में कोई भी देश को, कोई भी आपका धर्म को राजकीय धर्म के रूप में नहीं माना गया है। यहाँ पे सभी लोग रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान हो गई, श्रीलंका हो गई, श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, पाकिस्तान में इस्लाम है, तो इस तरीके से ब्रिटेन में क्या है, ईसाई लोग हैं, तो वहां पे इसे राजकीय रूप में माना गया है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं। बस ये बात लिखना होगा। दूसरा चीज क्या है समझिएगा, आइए देखते हैं दूसरा। तो ध्यान दीजिएगा, दूसरा है कि संविधान में हर नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है कि वह अपने विश्वास से वह किसी भी धर्म को अंगीकार कर सकता है। इसके आधार पर उसे किसी भी अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह संविधान में बताया गया है कि आप जिस भी धर्म से हैं, जो भी धर्म आप ग्रहण कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र है, किसी का रोक टोक नहीं है, आपको सब चीज वहां पे दिया जाएगा। ये बात है, और यही चीज आपको लिखना होगा एग्जाम में, और पूरा का पूरा आपको नंबर आपको छाप के आना है। बिल्कुल। चलिए अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। चलिए परीक्षा के बॉर्डर पे जब जा रहे हैं तो डरना नहीं बाबू, लड़ना है, क्योंकि अब सिक्का बार बार बोलते हैं कि उछल चुका है। अब तो हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि लोकतंत्र में विरोधी पक्ष की भूमिका का उल्लेख कीजिए। जो लोकतंत्र है ना, उसमें विरोधी पक्ष के उल्लेख करना हमको। आइए समझते हैं और देखते हैं कि क्या क्या विरोधी पक्ष है। तो चुनाव हराने वाले दल जो सरकार बनाने में असफल रहते हैं, वह विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं, तथा वे सरकार के कामकाज, नीतियों एवं असफलताओं की आलोचना करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वे तानाशाही सत्ता को अपनाने से सरकार को रोकते हैं। विरोधी दल सदन में कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव,
प्रस्ताव और ध्यान आकर्षण, विधायिका से बाहर भी ये सरकार की संगठित आलोचना जारी रखते हैं। विरोधी पक्षों का काम विरोध करना, पोल खोलना तथा सत्ता से उतारना माना जाता है। इस प्रकार उनका उद्देश्य देश में एक बेहतर शासन सुनिश्चित करना होता है। और देखिए, आप सभी जानते हैं चुनाव जब होता है तो जब विरोधी पक्ष होते हैं या एक पक्ष है और फिर दूसरा पक्ष होता है, क्या करता है, वो उसका पोल खोलता है, वो उसका पोल खोलता है। इससे क्या होता है, तभी हम लोग को पता चलता है। देखो, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, कहा जाता है कि हम लोग जब यहाँ पे बैठे हुए रहते हैं और जब तक कोई विपक्षी बात ये नहीं कहेगा, क्योंकि विपक्षी को सारी चीजें पता है, हम लोग को सारी चीजें थोड़ी ना पता है कि कहाँ कौन घोटाला क्या कर रहा है, लेकिन विपक्षी ये पोल खोलते हैं क्या ये चीज यहां पे ऐसे कर रहा है, ये हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जिसके कारण वह विपक्षी के डर से वे जो सरकार रहती है सत्ता में, वे कुछ ना कुछ काम बेहतर जरूर करती है। दूसरी आसान आता मीडिया का। मीडिया भी जो है स्वतंत्र, जो मीडिया आज जिसे माना जाता है वो मीडिया है, वो मीडिया से भी विकास बहुत बेहतर होता है। लेकिन आजकल के जौन मीडिया भइल बड़े लोगी वो करा सकता मतलब मत पूछो, हद बा। वो अपने आप को कब पत्रकार कह रहे हैं, मीडिया कह रहे हैं, हमको ये तो शर्म लग रहा है कि वो कैसे अपने जुबान से कह रहे हैं कि हम मीडिया है। गजब हाल है यार। वो मीडिया नहीं, वो ब्लॉगर्स हैं जो ब्लॉग बना रहे हैं, वो मीडिया, उसको मीडिया बोला जाता है। मीडिया है जो आज तक टीवी पे है, जो एबीपी टीवी पे है, जो न्यूज 18 पे है, वे लोग मीडिया के रूप में हैं। ये ले लिए माइक और यूट्यूब चैनल खोल लिए और किसी के सामने माइक घुसेड़ दिए। ये गजब हाल है यार। कौन सा मीडिया का काम है आपका? अरे ऐसा मीडिया कैसे ऐसे कर दिया आप? मीडिया का मतलब, मीडिया जो है, मीडिया ये होना चाहिए कि आपको हंसाते खिलाते में ऐसा सवाल दागे आपसे कि आप मजबूर होकर के उस चीज को उगल दें, आप कह दें। ये चीज होना चाहिए। फिलहाल हम लोग मीडिया के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ आगे पढ़ रहे हैं। लेकिन आजकल जो ये लोग पढ़ रहे हैं, आजकल देख रहे हो तुम लोग, ऐसा हम क्यों बोले? सबको नहीं बोल रहे हैं हम। जो ये चिटपुटिया जो है माइक लेकर के घुसेड़ रहा है, यूट्यूब चैनल खोल लिया, फेसबुक खोल लिया, उसको बोल रहा है। ये क्या कर रहा है? खेसारी क्या बोला, पवन सिंह क्या बोला है, ये कौन सा गाना गा दिया, वो कौन सा, में इतना ट्रेंड चल रहा है। गजब हाल है यार। तुम लोग भोजपुरी को आगे लेके जा रहे हैं, तुम लोग पीछे लेके जा रहा है। कहता है सब हम अश्लीलता खत्म कर रहे हैं। घंटा खत्म कर रहा है तुम अश्लीलता बढ़ा रहा है। अगर हम सिंगर हैं और हम गा रहे हैं तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइबर अगर 2 लाख है, मेरे व्यूज जो है 2 लाख या 3 लाख जाते हैं, लेकिन तुम आकर के मेरे सामने माइक घुसेड़ करके बोल रहा है तो उसका मेरा व्यूज तो डबल नहीं, ट्रिपल चौपल हो जाता है। मतलब एकदम दुगुना तिगुना हो जाता है मेरा व्यूज। इसका मतलब ये कि बढ़ाने का काम आप करते हैं। जब आप कीचड़ पे पत्थर फेंकिएगा ना, कीचड़ पे, तो वह आप पे जरूर पड़ेगा। कीचड़ है तो आपको उसमें जाने की क्या जरूरत है, आपको फेंकने की क्या जरूरत है। जब वो गधे लोग हैं जिनको बार बार समझाया जा रहा है कि ये काम मत करो, फिर भी वो वही चीज कर रहा है, वो तो सोच रहा है कि हम गलत करेंगे तो हमारे पास सामने मीडिया आएगा, हम हाईलाइट हो जाएंगे। और अपने आप को पता ना कौन कौन स्टार समझता है, हमको खुद समझ में नहीं आता है। खूब मन कहता है कि हम ये स्टार है तो वो स्टार है। ऐसा स्टार का नाम हम जब सुनते हैं ना तो दिमाग इधर से इधर घूम जाता है। अपने आप से जो मन करे तो कह दो। गजब हाल है। मतलब फिलहाल आइए हम लोग उस चीज पे बात नहीं कर रहे हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन अगला करें कि पंचायती राज के उद्देश्य का उल्लेख करें। अब पंचायती राज जो है उसके उद्देश्य क्या है उस पर हम चर्चा करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पंचायती राज के मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, तो ध्यान दीजिए। ग्रामीण क्षेत्र के स्थानीय संस्थाओं को वास्तविक शक्तियों सौंपकर लोकतंत्र का आधार मजबूत करना। दूसरा है कि स्थानीय मामलों के कार्यों में ग्रामीणों की अधिक साझेदारी सुनिश्चित करना। तीसरा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध मानव संसाधनों तथा अन्य संसाधनों का सही प्रयोग करना। और चौथा है कि ग्रामीणों के बीच आत्मनिर्भरता एवं सामुदायिक भावना को विकसित करना है। और हम पांचवे की बात करते हैं, पांचवे छठे की, क्योंकि पंचायती राज के उद्देश्य का जो हम चर्चा कर रहे हैं तो इसमें 3 4 5 लिखना जरूर पड़ेगा। हो सकता है ऐसा नहीं तो कम से कम देखिए किसी भी, देखो अगर अंतर लिखने का आए तो या उद्देश्य लिखने के बारे में आए तो कम से कम 3 को जरूर लिखिएगा पॉइंट, ठीक ना। चौथा पॉइंट है, आपको 4 5 पॉइंट हम बता दे रहे हैं, आप 3 पॉइंट कम से कम जरूर लिखिएगा। कोशिश कीजिएगा 5 हो जाए, 6 हो जाए, जो भी हो, जितना अच्छा जितना ज्यादा लिखेंगे उतना बेहतर होगा। आगे है कि ग्रामीण क्षेत्र में सामुदायिक विकास योजना को मूर्त रूप देना। अगला है कि ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्ग के लोगों को भी मुख्यधारा से जोड़ना तथा ग्रामीण विकास योजनाओं में हाथ बांटने का अवसर प्रदान करना।
बस इतना सारी चीजें लिखिएगा, आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा, सारी चीजें समझ में आपको आती चला जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमने पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार बैठे और क्वेश्चन कह रहा बा कि बिहार में हुए छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। बाबू बिहार में छात्र आंदोलन भई रहे, उस छात्र आंदोलन के बारे में हमने के जाने के बाटे कि प्रमुख जो कारण था वो क्या था। आइए समझते हैं कि प्रमुख कारण क्या था। तो देखिए 1971 से लेकर के 1972 ईस्वी के बाद वर्षों में देश की सामाजिक आर्थिक दशा में कोई सुधार नहीं हुआ था। बांग्लादेश से आए स्वर्णधारियों के चलते अर्थव्यवस्था और लड़खड़ाने लगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि ने भारत की आर्थिक स्थिति को असंतुलित कर दिया। 1972 से 73 ईस्वी में मानसून की असफलता के चलते पूरे देश में कृषि के पैदावार में काफी ज्यादा गिरावट आ गई, काफी ज्यादा कमी आ गई। परिणाम स्वरूप पूरे देश में असंतोष का माहौल था। मार्च 1974 ईस्वी में प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार एवं खाद्यान्न की कमी तथा कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि के चलते बिहार के छात्रों ने सरकार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। बिहार के छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण को आमंत्रित किया था। यानी कुल मिलाकर के बात करें तो बिहार में जो छात्र आंदोलन हुआ था उसमें जयप्रकाश नारायण जो है वह उनके क्या थे, वह विशेष रूप से यानी कि उन्हीं के नेतृत्व में ये चीज हुआ था। क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें अगर आप लिखते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा और सारी चीजें आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा और सब कुछ आपको धीरे धीरे सब कुछ आपको आसानी से मतलब कि आपको नंबर भी दिया जाएगा। अब आइए बात करते हैं, इसके बाद आपको पूछा जाएगा इसमें दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, ठीक ना। चलिए तो यहां पे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को छोड़ करके हम लोग सबसे पहले लघु उत्तरीय क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए आइए तो ध्यान दीजिएगा, यहां अब अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे। तो ये क्वेश्चन वेट कीजिए, थोड़ा जूम करते हैं। अब चलिए यहां पे अब क्वेश्चन आएगा आपका अर्थशास्त्र से। इसके पहले हमने इतिहास और राजनीतिक शास्त्र दो चीज पे बात कर ली। अब जो इकोनॉमिक्स है यानी कि जो अर्थशास्त्र है इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा लघु उत्तरीय, जो प्रश्न संख्या 15 से लेकर के 18 के बीच में रहेगा और ये बोलेगा कि इसमें से लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, इन्हीं दो प्रश्न का उत्तर दे दें। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक जो है निर्धारित कर दिया गया है, यानी कि इसमें भी 4 गो प्रश्न पूछल जाई, 4 गो प्रश्न में से मात्र 2 गो प्रश्न का जवाब दे दो बटे और ये तरीके से 4 नंबर मिल जाई। ठीक बा, चले के हम बात करते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन सा बाटे और काफी ज्यादा अद्भुत प्रश्न है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर क्लास को आप छोड़ के जाएंगे, क्लास के छोड़ के जाइबा तो फिर दिक्कत हो जाए, क्योंकि अंतिम समय में उहे क्वेश्चन बताओ जा रहा बा जन क्वेश्चन परीक्षा में 100% पूछल जाए। ठीक बा, अब देखिए ये आपको भी ये पढ़ते पढ़ते अंदाजा लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बेहतर है। मिश्रित अर्थव्यवस्था बेहतर है ना, बिल्कुल। तो सबसे पहले अगर हम पूछे आपसे कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहां है, अगर हम पूछें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है अर्थव्यवस्था कहां है, कौन से देश में है, मतलब कि कौन से देश में है, ठीक ना। तो कहेगा कौन से देश है, तो सर भारत देश। जो हम लोग का भारत देश है, इंडिया जो है वह हम लोग का भारत देश में क्या है, वो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अब आखिर मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है इसके बारे में समझना जरूरी है। हम तो कह दिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है, लेकिन आखिर में ये क्या है, क्या लिखना होगा अगर एग्जाम में आ जाएगा तो लिखना होगा आपको कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो कौन कौन सी, तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, कौन सा, तो पूंजीवादी, ये लिखना होगा पूंजीवादी तथा समाजवादी, यानी कि पूंजीवादी और समाजवादी के मिश्रण को, यानी कि दोनों का जब मिलावट होता है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण हो जाता है। क्लियर, किसका निर्माण होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का निर्माण हो जाता है। क्लियर, जहां उत्पादन के साधनों में ध्यान दीजिएगा, एक बार और समझिएगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादनों के साधनों में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जहां उत्पादनों के साधनों का सरकार तथा निजी व्यक्तियों का दोनों के पास होता है। भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी के बीच का रास्ता है। यानी कि अगर हम कुल मिलाकर के बात करें मिश्रित अर्थव्यवस्था की, तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है और जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, ये दोनों का मिलापन, यानी कि दोनों से ये मिल करके ये दोनों का मिश्रण ही हम लोग का
क्या कहलाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाता है। और जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो हम लोग का भारत में ही है। क्लियर, ये समझिएगा। चलिए, तो ये चीजें अगर आप लिखते हैं तो आपको बेहतर अंक मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, ये आपको सारी चीजें आपको ये रिवीजन कराया जा रहा है, और रिवीजन के मकसद से क्या होता है कि बस आपको थोड़ा मोड़ा बातें आपको समझा दिया जाए, आपको ये इंडिकेट कर दिया जाए, आपको ये बता दिया जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन, कहां से क्वेश्चन आपको उठाए जा रहे हैं एग्जाम में, जिससे आपको कुछ अनुभव हो जाए। अब ऐसा नहीं कि अगर एक ही टॉपिक के बारे में, जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था है, अब इसके बारे में लगे बताने तो बहुत सारा समय लग जाएगा, तो फिर आपका समय बर्बाद होगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में आपका ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि आपका रिवीजन क्लास है ये। अब तो आपको रिवीजन करना है ना, तो बस आप क्वेश्चन देखिए, थोड़ा बहुत उसका आंसर देख लीजिए कि क्या क्या उसका होने वाला है। वैसे तो अब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि मार्शल द्वारा दी गई राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। मार्शल द्वारा, ध्यान दीजिएगा, तो इसका उत्तर होगा, मार्शल के अनुसार किसी देश की श्रम एवं पूंजी का उसके प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करने से प्रति वर्ष भौतिक तथा अभौतिक वस्तुओं पर विभिन्न प्रकार की सेवाओं का जो शुद्ध समूह उत्पन्न होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं। अगर राष्ट्रीय आय पूछेगा तो आपको यह लिखना होगा कि मार्शल द्वारा दी गई राष्ट्रीय आय की क्या परिभाषा है। अब देखिए, राष्ट्रीय की परिभाषा अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से दिया है, लेकिन अगर पूछते नाम देकर के कि मार्शल द्वारा दी गई जो राष्ट्रीय आय है उसके बारे में उन्होंने क्या बताया, तो उन्होंने यही बताया था, और आपको लिख देना होगा। क्लियर, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि मौद्रिक प्रणाली क्या है मेरे शेर। अब देखो, ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। मौद्रिक प्रणाली जो आपके एग्जाम में 101% गारंटी है कि पूछा ही जा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा इसका उत्तर क्या होगा। इसलिए बोलते हैं बार बार क्लास के छोड़ के जाओगे फिर दिक्कत हो जाएगा, तो क्लास के छोड़ के नहीं जाएंगे, पूरा तरीके से बना रहेगा बटे। चला, क्वेश्चन है कि मौद्रिक प्रणाली, तो ध्यान दीजिएगा कि मौद्रिक प्रणाली में विनिमय का सारा कार्य मुद्रा की सहायता से होता है। इस प्रणाली में पहले कोई व्यक्ति अपनी वस्तु या सेवा को बेच करके मुद्रा प्राप्त करता है और फिर उस मुद्रा से अपनी जरूरत की अन्य वस्तुएं प्राप्त करता है। चूंकि इस प्रणाली में मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है, इसलिए इसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहा जाता है। और बस यही बात आपको एग्जाम में लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा। इसका पीडीएफ नोट्स कैसे मिलेगा, जैसा कि आपको हमने बताया, ये सबका एकदम हूबहू कहां पे मिलेगा सर, तो ये आप जो है धुरीना ऐप डाउनलोड कर लीजिए। धुरीना ऐप जब आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, धुरीना ऐप बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा ऐप है, वो डाउनलोड कीजिए, उसमें हमारा कोर्स दिखेगा। या फिर आप हमारे इस नंबर पे बात कर लीजिए 9801919013, बात कीजिए और आप जाकर के उस कोर्स में ज्वाइन हो जाइए। पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। और 10 फरवरी से पहले, जैसा कि आपको हमने बताया कि 10 फरवरी से पहले आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो 10 फरवरी के दिन शाम 7 बजे एक टेस्ट होने वाला है। उस टेस्ट में भी आप फ्री बिल्कुल शामिल हो सकते हैं, और उसमें आपको आकर्षक इनाम दिया जाएगा। आपको उसमें टॉप पर चुना जाएगा कि कौन बच्चे जो है वो बिहार में पूरे टॉप कर दिए हैं। ठीक है, तो 10 फरवरी को शाम 7 बजे जुड़ना है, आपको उस टेस्ट में जरूर शामिल होना है। यह आपका बिल्कुल फ्री रहेगा, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। 10 फरवरी के दिन मात्र इसके लिए कुछ प्राइस रखे हैं 249 रुपए, जिसमें आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, पीडीएफ नोट सारा कुछ मिला जाएगा। और उस पीडीएफ के बाहर आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि उसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव भी है, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव है, जो हम किताब लिखे हैं वो भी है, और साथ ही ये जो पीडीएफ आप देख रहे हैं जो ये मॉडल पेपर का है, ये भी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो जल्दी से आप ज्वाइन हो जाइए, कोर्स को बाय कर लीजिए और फटाफट से अपनी तैयारी में लग जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन अपने आप में बड़ा ही खास है। क्वेश्चन कह रहा है कि आप किसी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तुओं को खरीदते समय कौन कौन सी मुख्य बातों का ध्यान रखेंगे, अब बिंदुवार उल्लेख कर दीजिए। बेहतर क्वेश्चन है, बस बिंदुवार आपको बता देना है कि किसको किसको आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि सबके बारे में चर्चा कर रही है, चर्चा करेंगे तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न हो जाएगा और काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन केवल उसको मुख्य बिंदु जो है उसको आपको लिख देना है। आइए ध्यान दीजिएगा। तब किसी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तुओं का खरीदते समय हम निम्न बातों का ध्यान रखेंगे। पहली बात क्या है कि अवयवों की सूची, दूसरा वजन और परिमाण, तीसरा निर्माता का नाम और पता, निर्माण की तिथि, ये सारी बातें होनी चाहिए। इस्तेमाल की समाप्ति और आपका समिश्र चिन्ह, उसके बाद से डाले गए रंग और खुशबू की घोषणा, पोषाहार का दावा, सम्मिलित पौष्टिक तत्वों की मात्राएं, स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक चेतावनी और
वैधानिक चेतावनी, ये सारी चीजें उस पर जरूर होनी चाहिए। तभी जो है आप किसी खाद्य पदार्थ संबंधी वस्तु का खरीदते समय आप जो है इस चीज का अगर ध्यान रखते हैं तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। बस इतना सारी चीजें आपको लिख देना है। इसके बाद से इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 होगा। इसमें से मात्र आपको एक प्रश्न का जवाब देना होगा। और ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय, या बिहार में पिछड़ेपन या पिछड़ापन किस प्रकार से मतलब कैसे हुई है, इसके बारे में भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लियर? अब चलिए अब बात करते हैं हम आगे। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है हम लोगों का वो क्या है जी, तो भूगोल का क्वेश्चन शायद आएगा, ठीक ना। कहां गया भूगोल का क्वेश्चन जी? अर्थशास्त्र हो गया, और उसके बाद भूगोल यहां है। देखिए ध्यान से, ये इधर भग जाता है यार, दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी। चलो यहां है, ठीक ना। अब चलिए, अब यहां पे भूगोल से कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। भूगोल में जो क्वेश्चन होगा वो 21 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 26 नंबर तक रहेगा, और इनमें 6 प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें से 3 प्रश्न का जवाब देना होगा। यानी आप कुल मिलाकर समझे तो इतिहास से आपको क्वेश्चन जो है वो 6 पूछा जाएगा जिसमें से 3 प्रश्न का जवाब देना होगा। आपको अर्थशास्त्र से कितना क्वेश्चन सर? तो 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें से 2 प्रश्न का जवाब देना है। लोकतांत्रिक यानी कि राजनीतिक विज्ञान से आपसे 4 प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें से 2 प्रश्न का जवाब देना होगा। लेकिन बात करते हैं अगर भूगोल की, तो भूगोल में आपको लघुत्तरीय प्रश्न 6 पूछा जाएगा जिसमें 3 प्रश्न का जवाब देना होगा। यानी कि इतिहास और भूगोल 2 से 6 को क्वेश्चन आई, जिसमें से 3 को के जवाब दो बटे, ठीक बा। तो इस तरीके से आपको जवाब देना है और समझना है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन बेहतर है, तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है कि जैव तथा अजैव संसाधन क्या है, उदाहरण देकर के समझाइए। अब ये क्वेश्चन अपने आप में बेहतर है कि जैव तथा अजैव। अब आइए देखते हैं कि जैव तथा अजैव क्या है, इसके क्या बारे में आपको लिखना होगा जिससे कि आपका पूरा का पूरा नंबर मिलेगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं जैव के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा, लिखना होगा वे सभी संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्यक्त होता है जैव संसाधन कहलाते हैं। जैव संसाधन वह है जो वन, प्राणी जात आदि है। क्लियर? ये आपका उदाहरण के रूप में हो जाएगा। अगर बात करते हैं अजैव के बारे में, तो वे सभी संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं उसे अजैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन की नवीकरणीय युग तथा अनवीकरणीय युग दोनों होते हैं। भूमि तथा जल निर्माण योग्य अजैव संसाधन है, जबकि लोहा तथा बॉक्साइड अनवीकरणीय युग अजैव जो है वो आपका क्या है, आपका संसाधन है। तो जैव संसाधन, अजैव संसाधन, यानी कुल मिलाकर बात करें जो जीवित प्राणी है उससे अगर हम ले रहे हैं, किसी चीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आपका जैव में आ जाएगा। जो निर्जीव वस्तु है जैसे कि आपका हो गया कोई भी होगा, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, कोई भी चीज हो गया, वो आपका अजैव में आ जाएगा, ठीक ना। तो ये चीजें आपको लिखना होगा, आपको पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। चलिए, एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जब आप 16 फरवरी के दिन बिहार बोर्ड से एग्जाम देने जाइएगा सामाजिक विज्ञान के दिन। तो क्लियर? अगला देखिए, अगला कह रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। यह क्वेश्चन अपने आप में बेहतर है, काफी ज्यादा खास है कि बहुउद्देशीय परियोजना। तो ध्यान दीजिएगा, आपको लिखना होगा विकास की ऐसी परियोजना जिसमें विकास के कई उद्देश्य की साथ साथ पूर्ति हो सके, बहुउद्देशीय परियोजना कही जाती है। आजादी के बाद देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नदी घाटी परियोजनाओं पर बल दिया गया। इस परियोजनाओं के विकास के कई उद्देश्य हैं, जैसे बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, सिंचाई एवं पीने योग्य जल की आपूर्ति, विद्युत उत्पादन, उद्योगों को जल आपूर्ति, मत्स्य पालन एवं वन्य जीव संरक्षण, पर्यटन, परिवहन आदि जो है ये काफी ज्यादा इसमें महत्वपूर्ण नाम रखती है। यही आपका जवाब होगा और इसी चीज को आपको लिखना होगा। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कौन खास है, तो अगला क्वेश्चन बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और क्वेश्चन हम सभी का कह रहा है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कह रहा है कि खनिज का क्या महत्व है। बाबू खनिज का महत्व, अब खनिज का महत्व के बारे में हमको समझना है कि आखिर मेरे बाबू खनिज का क्या महत्व होता है। तो ध्यान दीजिएगा, खनिज हमारे जीवन अथवा अर्थव्यवस्था के लिए एक अनिवार्य अंग है, क्योंकि हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर के एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़ा जहाज आदि, सभी क्या है, खनिज से ही बने हैं। दूसरा कि खनिजों के निर्यात से देश विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। तीसरा है कि खनिजों के खनन से लोगों को
रोजगार मिलता है। चौथा है कि कोयला तथा पेट्रोलियम जैसे खनिज ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है। बस यही चीज आपको लिखना होगा और आपको खनिज का महत्व के बारे में जब आएगा आपके एग्जाम में तो क्लियर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हम सभी का है कि स्वामित्व के आधार पर, ध्यान दीजिएगा, स्वामित्व के आधार पर उद्देश्यों को उदाहरण सहित वर्गीकृत कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि स्वामित्व के आधार पर, तो ध्यान दीजिएगा कि स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला, सार्वजनिक उद्योग, इसका संचालन सरकार स्वयं करती है, और जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला स्थित लौह इस्पात है। दूसरा, संयुक्त अथवा सहकारी उद्योग, ऐसे उद्योग में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का सहकारी समितियों का योगदान होता है, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, अमूल उद्योग जो कि गुजरात में है, इत्यादि ये आपकी चीज हो सकती है। क्लियर, तभी ये आपको लिखना होगा और आपको पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही खास है कि बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख कीजिए। जो बिहार में धान है उसके लिए भौगोलिक जो दशाएं हैं वो क्या क्या हो सकती है, क्या क्या है होनी चाहिए, उसको देखिए। तो बिहार में धान की फसल के लिए भौगोलिक दशाएं क्या है, तो उष्णार्द्र जलवायु। दूसरा, तापमान 22 डिग्री से लेकर के 32 डिग्री सेल्सियस के बीच होनी चाहिए। वर्षा 150 सेंटीमीटर से लेकर के 300 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। चौथा, मिट्टी जलोढ़ और चिकनी होनी चाहिए। पांचवा, बुआई जून से अगस्त और कटाई सितंबर से नवंबर के बीच में हो जानी चाहिए। और यही होता है, बिहार से आप जुड़े हैं और धान की खेती से आप जुड़े हैं तो आपको सारी चीजें ये पता है, इसको बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपने मन से भी इसको लिख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन बहुत ही खास है कि बिहार में अत्यंत कम घनत्व वाले जिले कौन कौन से हैं। बाबू सबसे कम घनत्व वाला जिला कौन कौन बाटे, ये हमने बताओ बटे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो बिहार में अत्यंत कम घनत्व वाले जिले क्रमशः है पश्चिम चंपारण, बांका, जमुई और कैमूर। इन जिलों में जनसंख्या घनत्व प्राय 600 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है, यानी 1 किलोमीटर में लगभग 600 से भी कम लोग पाए जाते हैं। ये कहां का बात है, तो बांका की, पश्चिमी चंपारण है, जमुई और कैमूर की बात है। यहां पे आप किस डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हैं आप हमें नीचे कमेंट करेंगे, बड़ी खुशी होगी। कमेंट करते रहिए, बताते रहिए कि आप लोग कहां कहां से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आता है 27 और 28 नंबर क्वेश्चन, आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, ठीक ना। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको हम बात नहीं कर रहे हैं, पहले सबसे पहले लघु उत्तरीय की हम आपकी चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले आपको यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा किससे बाबू, तो आपको क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा 27 और 28 नंबर क्वेश्चन आपको दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना। अब चलिए, इसमें कुछ क्वेश्चन होगा आपका आपदा का, जो कि सबसे अंतिम में होगा, और इसे समझिएगा, ये बहुत ही कॉमन ये आपका क्वेश्चन आता है इसमें, यानी हर साल इसमें क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है, क्योंकि इसमें ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है और उसी क्वेश्चन को बार बार उठाया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 29 से लेकर के 32 तक पूछा जाएगा, जिनमें किन्हीं 3 प्रश्नों का जवाब देना होगा, यानी कि 6 गो प्रश्न पूछा जाए, जिनमें से 3 गो प्रश्न का जवाब देना बटे, और प्रश्न हमेशा कौन 2 नंबर के होगी, ठीक बा। चलिए आइए समझते हैं, तो आपको क्या क्या क्वेश्चन है आइए उसे समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि आपदा से आप क्या समझते हैं, और सबको ही जानते हैं आपदा का मतलब कहो संकट। तो देखिए प्रकृति में घटित होने वाली वैसी प्रकृति का अथवा मानव निर्मित घटनाएं जिनके घटित होने के फलस्वरूप अधिक संख्या में मानव जीव जंतु की मृत्यु एवं प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हो, आपदा कहलाता है। जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, आतंकवाद इत्यादि। यानी कि कहे का मतलब ये बात है कि अगर हम बात करते हैं आपदा, तो आपदा का मतलब हो गया संकट आना, वह मानव निर्मित आ सकता है या फिर प्राकृतिक हो सकता है। प्राकृतिक रूप में बाढ़ आ जाएगा, भूकंप हो जाएगा, मानव निर्मित हो गया, आतंकवाद आ गया, बम विस्फोट, ये सारी क्या है, ये सारा सबका सब ये आपका ये मानव निर्मित आपदा है, ठीक ना। जो प्राकृतिक रूप से घटती है, जैसे प्राकृतिक रूप में हो गया भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, ये सब प्राकृतिक है। अगला क्वेश्चन बेहतर है, क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप के कारण सुनामी कैसे पैदा होती है, और ये क्वेश्चन देख लो एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। भूकंप के कारण सुनामी कैसे पैदा होती है, इसको लिखिएगा। तो देखिए समुद्र के नीचे जब भी भूकंप आता है तो उस क्षेत्र का जल अपनी सम अवस्था से विस्थापित हो जाता है। दूसरा
कि समुद्र तल में विस्फोट पानी को ऊपर ढकेलता है जिससे लहर उत्पन्न होती है। तीसरा, ये लहरें 500 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से सागर की गहराई में तेजी से बहती है। चौथा, जैसे ही ये लहरें तट के पास पहुंचती हैं तो इनकी गति कम हो जाती है परंतु इनकी ऊंचाई बढ़ जाती है। पांचवा, सुनामी तट पर बहुत अधिक शक्ति से पहुंचता है तथा मार्ग में आने वाली हर वस्तु को नष्ट कर देता है। बस ये सारी चीजें आप लिखते हैं तो आपका पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन क्या है इसको समझिए, ध्यान दीजिएगा, लिखना होगा। एक एक क्वेश्चन बाबू बहुत महत्वपूर्ण है, क्लास को छोड़ के जाओगे बिल्कुल बहुत ज्यादा आपको पछताना पड़ेगा। आपको लिखना होगा कि आपदा के प्रारंभ होते ही प्रभावित लोगों को आपदा से निजात दिलाने के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्य जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन कहलाता है। इसके अंतर्गत सहायता पहुंचाने हेतु आम लोगों की एकजुटता अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है जिसके कारण प्रभावित लोगों के जीवन बचाने का कार्य किया जा सकता है। बस यही बात आपको लिखना होगा एग्जाम में और आपका पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। आपको बता ही दिए कि पीडीएफ कैसे मिलेगा, नहीं है तो इसका जरूर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आप पीडीएफ नहीं ले पा रहे हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही खास है, करें कि सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए आप क्या करेंगे? अगर जहां पे सुखाड़ हो रहा बटे वो अगर मिट्टी में नमी बनाव रह के चाहिए ओकरा खातिर क्या करेंगे आप? तो आपको करना क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि सुखाड़ में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए घास का आवरण रख देना चाहिए। साथ ही खेतों की गहरी खुदाई किया जाना चाहिए जिससे मृदा में नमी बनी रहे। बस यही चीज अगर आप लिखते हैं तो आपका पूरा का पूरा जो नंबर है वो दिया जाएगा और किसी प्रकार की आपको दिक्कत जो होगी वो नहीं होगी, ठीक ना। चलिए तो इस तरीके से आपने देखा पूरा का पूरा आपने इस सोशल साइंस का, और इसके पहले भी एक और वीडियो हमने बना दिया है इसके बारे में, और बोले थे ना कि क्लास से पहले मतलब कि आपको एग्जाम से पहले लगभग 4-5 वीडियो ही बताएंगे और 4-5 को क्लास में तार पूरा तैयारी हो जाए। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक दिहल बटे, वो लिंक चेक करके और सारा वीडियो के सेक्शन लगा दिहल बटे, वो एक का एक वीडियो देखबा। साइंस के पर क्लिक करबा तो साइंस के खाली वीडियो आई, सोशल साइंस के क्लिक करबा तो खाली सोशल साइंस के वीडियो आई, संस्कृत के क्लिक करेंगे संस्कृत का आएगा, हिंदी का क्लिक करेंगे हिंदी का आएगा। तो सारा वीडियो सारा क्लास देखिए, बेहतर तैयारी कीजिए और अपने एग्जाम में जबरदस्त रिजल्ट आइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहा है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। फिर मिलेंगे इसी तरह का हमारे वीडियो के साथ बाबू नेक्स्ट वीडियो में, और क्लास को जरूर कंटिन्यू देखा करें क्योंकि समय आपके पास काफी ही कम है।